सोनेपुर की क्रांति। सोनेपुर का राजमहल रात के सन्नाटे में भी चमक रहा था। ऊंची मीनारों पर सोने चांदी की परत चांद की रोशनी में झिलमिलाती थी, लेकिन ये चमक सिर्फ दीवारों तक थी। महल के बाहर गांवों में लोग भूख और जुल्म के साए में जी रहे थे। राजा विक्रम सिंह और उसका चालाक वजीर रतनदास प्रजा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उनके लिए सोनेपुर एक खजाना था और प्रजा उस खजाने को भरने वाली मशीन। आज रात राजा ने एक नया फरमान सुनाया था, हर सांस पर टैक्स। जीवन कर नाम से हर इंसान को अपनी हर सांस के लिए एक सिक्का देना होगा। दरबार में हंसी के ठहाके गूंजे, लेकिन गांवों में सन्नाटा पसर गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया, आपका अपना प्लेटफॉर्म। हमारी कहानियां पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पर है तो फॉलो करें। अपना कीमती सुझाव कमेंट में जरूर दें। तो चलिए कहानियों के इस सफर को शुरू करते हैं। सोनेपुर के एक छोटे से गांव चंदनपुर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। लोग डर और गुस्से से भरे थे। अब सांस लेने का भी टैक्स। एक बूढ़ा किसान रामू काका अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसका बेटा पहले ही खेती करके चक्कर में अपनी जमीन खो चुका था। रामू काका की तरह चंदनपुर का हर घर दुख और बेबसी से भरा था। बच्चे भूख से रोते और माँ बाप अपने आंसू छुपाते। रतनदास ने जीवन कर को लागू करने के लिए एक नया विभाग बनाया, सुख रक्षा मंडल। इसके सिपाही हर गांव में घूमते, लोगों की हर हरकत पर नजर रखते। चलने पर पद कर, बोलने पर वचन कर, खेती करने पर धरती कर और यहाँ तक कि शादी करने पर मिलन कर। अगर कोई बच्चा हंसता तो उसकी हंसी पर मुस्कान कर लग जाता। रतनदास ने एक मशीन बनवाई थी जो कथित तौर पर लोगों के दिमाग की सोच पढ़ सकती थी। अगर कोई बगावत की बात सोचता तो उसे विचार कर देना पड़ता। लोगों की जिंदगी नरक बन गई। घर गिरवी पड़ने लगे, खेत बिक गए। कई परिवारों के पास खाने को एक दाना भी नहीं बचा। जो कोई इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता, उसे राजद्रोही करार देकर सोनेपुर के कुख्यात कालकूप किले में डाल दिया जाता। वह कालकूप इतना भयानक था कि वहां सूरज की किरणें तो क्या, उम्मीद की एक लौ भी नहीं पहुंचती थी। दीवारें ठंडी थी और हवा में सिर्फ डर की गंध थी। चंदनपुर में लोग भूखे पेट सोने को मजबूर थे। बच्चे रात को बिलखते और माता पिता बेबसी में सिर झुकाए रहते। रामू काका की बहू लक्ष्मी अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। उसका बेटा छोटू भूख से कमजोर हो चुका था। माँ, रोटी कब मिलेगी? छोटू की मासूम आवाज सुनकर लक्ष्मी की आंखें भर आईं। उसने बच्चे को गले लगाते हुए कहा, बस थोड़ा और इंतजार बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके शब्दों में विश्वास कम और दर्द ज्यादा था। चंदनपुर में रहता था एक नौजवान अर्जुन। अर्जुन न तो अमीर था, न ही कोई ताकतवर योद्धा, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि उसमें पूरे गांव की तकलीफ समा सकती थी। वो पढ़ा लिखा था और गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी हर शाम बच्चों की हंसी और किताबों की आवाज से गूंजती थी। अर्जुन न सिर्फ गणित और विज्ञान सिखाता, बल्कि बच्चों को हिम्मत और इंसाफ की कहानियां भी सुनाता। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, ये जुल्म चलता रहेगा, वो अक्सर कहता। एक दिन जब उसने बच्चों को बताया कि कैसे उनके दादा परदादा आजादी के लिए लड़े थे, एक छोटी सी लड़की गुड़िया ने पूछा, अर्जुन भैया, क्या हम भी आजादी पा सकते हैं? अर्जुन ने मुस्कुराकर उसका सिर थपथपाया और कहा, गुड़िया, आजादी कोई देता नहीं, उसे छीनना पड़ता है, लेकिन इसके लिए हमें डर को छोड़ना होगा। अर्जुन की बातें धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। वो हर शाम चौपाल पर लोगों को इकट्ठा करता। बूढ़े, जवान और बच्चे सब उसकी बातें सुनने आते। ये राजा हमारा सेवक होना चाहिए, हमारा मालिक नहीं। उसकी आवाज में इतना जोश था कि लोग भूल जाते कि उनके सामने सिपाहियों की तलवारें हैं। चंदनपुर की हवाओं में अब बदलाव की खुशबू थी। लोग चुपके चुपके अर्जुन की बातें दोहराने लगे। खेतों में, नदी के किनारे और घरों की चौखटों पर उसका नाम गूंजने लगा। एक रात जब चांद की रोशनी चंदनपुर की गलियों को नहला रही थी, अर्जुन ने चौपाल पर एक सभा बुलाई। उसने जोश भरे लहजे में कहा, हमें चुप नहीं रहना है। अगर हम आज डर गए तो गुड़िया और उसके जैसे बच्चे सारी उम्र भूखे रहेंगे। क्या तुम चाहते हो कि हमारे बच्चे गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहें? लोग चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा और हिम्मत साफ दिख रही थी। उस रात चंदनपुर ने फैसला लिया, वक्त आ गया था जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का। अगले दिन चंदनपुर के सैकड़ों लोग राजमहल के सामने जमा हो गए। उनके हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर लिखा था, हम कर नहीं, इंसाफ मांगते हैं। अर्जुन सबसे आगे खड़ा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, हमारी मेहनत का फल हमें चाहिए। हमारी सांसों पर कर नहीं, इंसाफ चाहिए।
लोग उसका साथ दे रहे थे। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि राजमहल की दीवारें कांपने लगीं। लक्ष्मी भी भीड़ में थी, अपने छोटू को गोद में लिए। उसने अर्जुन को देखा और सोचा, ये लड़का हमारी उम्मीद है। अगर ये डर गया तो हम सब हार जाएंगे। रामू काका भी वहां थे, अपनी लाठी टेकते हुए। उनकी आंखों में गर्व था, क्योंकि अर्जुन उनके गांव का बेटा था। लेकिन राजा विक्रम सिंह को ये बगावत बर्दाश्त नहीं हुई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, ये नौजवान प्रजा को भड़का रहा है, इसे पकड़ो। सैनिकों ने तुरंत अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया और उसे राजमहल के सामने लाकर खड़ा किया। विक्रम सिंह ने हंसते हुए कहा, बोल नौजवान, अब क्या करेगा? तेरी आवाज को तो हम विचार कर में जकड़ देंगे। रतनदास ने तुरंत एक नया फरमान निकाला, विचार कर। अब अगर कोई अपने मन में भी बगावत की बात सोचता तो उसे कर देना पड़ता। रतनदास की मशीन, जो लोगों की सोच पढ़ने का दावा करती थी, अब हर गांव में लगाई जाने लगी। अर्जुन को कालकूप किले की अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। वहां न दिन था न रात, सिर्फ ठंडी दीवारें और सन्नाटा। लेकिन अर्जुन का हौसला नहीं टूटा। वो दीवारों पर अपनी उंगलियों से संदेश लिखता, जागो, चुप मत रहो। जेल के कुछ सिपाही, जो खुद इस जुल्म से तंग थे, चुपके से उसके संदेश बाहर पहुंचाने लगे। अर्जुन की आवाज सलाखों के पीछे से भी गूंज रही थी। अर्जुन के संदेश गांव-गांव पहुंचने लगे। चंदनपुर में एक बुजुर्ग महिला, माँ विमला, ने अपने बेटे की मौत पर मृत्यु कर देने के लिए अपनी आखिरी चीज, सोने की चूड़ियां, दे दी। जब वो सिपाही को चूड़ियां दे रही थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा था। उसने कहा, मेरे बेटे की सांसें छीन ली, अब मेरी चूड़ियां भी ले लो, लेकिन ये आग तुम्हें भी जलाएगी। माँ विमला की बात गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अब चुप नहीं रह सकते थे। अर्जुन के समर्थकों ने गुप्त सभाएं शुरू की। उन्होंने राजा की सेना में सेंध लगाए। कई सैनिक, जो खुद इस शोषण से तंग थे, चुपके से क्रांति का हिस्सा बन गए। चंदनपुर की गलियों में अब नारे गूंजने लगे, अर्जुन जिंदाबाद, जुल्म का अंत हो। लक्ष्मी ने अपने छोटू को गोद में उठाया और गांव की सभा में शामिल हो गई। उसने कहा, मेरे बेटे के लिए मैं लड़ूंगी। अर्जुन भैया ने हमें हिम्मत दी है। रामू काका ने भी लाठी उठाई और बोले, मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी ताकत है। इस जुल्म को खत्म करना है। गुड़िया, जो अभी छोटी थी, अपनी माँ के साथ सभा में आई और बोली, मैं भी अर्जुन भैया के साथ हूँ। लेकिन कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक रात, जब अर्जुन जेल में अपनी अगली योजना बना रहा था, एक सिपाही ने उसे एक पुराना पत्र सौंपा। पत्र में लिखा था, अर्जुन, तुम जो सोचते हो वो पूरा सच नहीं है। तुम्हारा असली दुश्मन राजा विक्रम सिंह नहीं, बल्कि रतनदास है। और सबसे बड़ा सच, तुम राजा के खोए हुए बेटे हो। पत्र में खुलासा हुआ कि कई साल पहले रतनदास ने राजा के बड़े भाई धर्मवीर को गद्दी से हटाने के लिए एक साजिश रची थी। धर्मवीर एक दयालु और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन रतनदास ने उन्हें जहर देकर मार डाला। धर्मवीर की पत्नी माया और उनके नवजात बेटे को गांव में छोड़ दिया गया, ताकि कोई उनके बारे में न जान सके। वह नवजात बेटा कोई और नहीं, अर्जुन था। रतनदास ने विक्रम सिंह को गद्दी पर बिठाया, जो उसकी कठपुतली बन गया। ये पत्र अर्जुन की माँ माया ने लिखा था, जो अब चंदनपुर में एक साधारण सी जिंदगी जी रही थी। इस खुलासे ने अर्जुन को झकझोर दिया। उसे याद आया कि उसकी माँ माया हमेशा उससे कहती थी, बेटा, तू बहुत बड़ा है, तेरा नसीब तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उसने सोचा, अगर मैं राजा का बेटा हूँ, तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि सोनेपुर को आजाद कराऊं, लेकिन रतनदास को पहले खत्म करना होगा। अर्जुन ने अपने साथियों को ये सच्चाई बताई। अब उनका निशाना सिर्फ विक्रम सिंह नहीं, बल्कि रतनदास भी था। एक रात, जब विक्रम सिंह अपनी शाही महफिल में मस्त था, अर्जुन और उसके साथी जेल की दीवार तोड़कर भाग निकले। सैनिकों का एक बड़ा हिस्सा पहले ही उनके साथ था। चंदनपुर से शुरू हुई क्रांति की आग अब पूरे सोनेपुर में फैल चुकी थी। लोग सड़कों पर उतर आए। इंसाफ दो, जुल्म मिटाओ के नारे गूंजने लगे। राजमहल को घेर लिया गया। रतनदास ने पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन माया और गांव की अन्य महिलाओं ने उसे पकड़ लिया। माया ने रतनदास को देखकर कहा, तूने मेरा सब कुछ छीना, लेकिन मेरा बेटा तुझसे सोनेपुर छीन लेगा। अर्जुन ने विक्रम सिंह और रतनदास को जनसभा में लाकर खड़ा किया। उसने लोगों को सारी सच्चाई बताई, धर्मवीर की हत्या, रतनदास की साजिश और अपनी असली पहचान। माया सामने आई और अपनी कहानी सुनाई। लोग हैरान थे। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें धर्मवीर का शासन याद था, जब सोनेपुर सचमुच सोने की तरह चमकता था। लक्ष्मी ने अपने छोटू को गोद में उठाया और बोली, अर्जुन भैया, तुमने हमें सिर्फ आजादी नहीं दी, तुमने हमें हमारा गर्व लौटाया।
रामू काका ने अपनी लाठी उठाकर कहा, मैंने अपने बेटे को खोया, लेकिन आज मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया। बुढ़िया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, भैया अब मैं भी पढ़ूंगी और बड़ी होकर तुम्हारी तरह बनूंगी। जनसभा ने फैसला लिया। विक्रम सिंह और रतनदास को कालकूप किले की उसी कोठरी में डाल दिया गया जहां उन्होंने प्रजा को कैद किया था। लेकिन अर्जुन ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने कहा, मैं राजा नहीं बनना चाहता, हमें अब राजा नहीं चाहिए, हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां हर इंसान की आवाज सुनी जाए। सोनेपुर में पहली बार जनसभा शासन लागू हुआ। हर गांव से चुने हुए लोग अब फैसले लेते। कर सिर्फ जरूरी विकास के लिए लिया जाता। स्कूल, अस्पताल और खेतों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए अर्जुन ने सत्ता की कुर्सी ठुकरा दी। उसने कहा, मैं राजा नहीं, आपका बेटा और भाई बनना चाहता हूँ। समय बीता। सोनेपुर अब सचमुच चमकने लगा था। गांवों में स्कूल खुल गए, बच्चे हंसते खेलते दिखने लगे, खेत हरे भरे हो गए। माँ विमला, जिसने अपनी चूड़ियां दी थी, अब गांव की सभा में सबसे सम्मानित थी। लोग उसे क्रांति की माँ कहते थे। माया ने अपने पति की याद में एक अस्पताल खोला जहां हर गरीब का मुफ्त इलाज होता था। लक्ष्मी का बेटा छोटू अब स्कूल जाता था। वो हर दिन अर्जुन की झोपड़ी में पढ़ने आता और कहता, भैया मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और सबकी मदद करूंगा। रामू काका अब गांव की सभा में बच्चों को कहानियां सुनाते। वह कहते, हमने जुल्म को हराया क्योंकि हम एक थे। अर्जुन अब भी गांव गांव घूमता। वो बच्चों को पढ़ाता, बूढ़ों की कहानियां सुनता और लोगों को याद दिलाता, जब तक हम एक हैं, कोई जुल्म हमें नहीं हरा सकता। गुड़िया, जो अब बड़ी हो रही थी, अर्जुन की सबसे बड़ी समर्थक थी। वो कहती, अर्जुन भैया, आपने हमें आजादी दी, अब हम इसे कभी नहीं खोएंगे। सोनेपुर की हवाओं में अब डर की जगह आजादी की खुशबू थी। हर रात जब चांद आसमान में चमकता, लोग अर्जुन की बातें दोहराते, ये चांदनी हमारी है, इसे कोई नहीं छीन सकता। और उस चांदनी में सोनेपुर का हर इंसान मुस्कुराता था, क्योंकि अब वो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक परिवार था। आप देख रहे हैं हेलो इंडिया, आपका अपना प्लेटफॉर्म। हमारी कहानियां पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें और अपना कीमती सुझाव कमेंट में जरूर दें। एक नई कहानी और नई ऊर्जा के साथ फिर जल्द ही मुलाकात होगी। जय हिंद, धन्यवाद।